इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन से डिफरेंट, ये मेरा सॉल्यूशन है यू भी के रूप में, कोई सॉल्यूशन का फंक्शन दिया हुआ रहने पर हम लोग इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में। दैट्स क्लियर। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लैग्रांजेस फॉर्म से, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और हमको सॉल्यूशन निकालना है यू भी के फॉर्म में। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्वेश्चन को एक जगह किया हुआ है लैग्रांजेस फॉर्म में। जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई लैग्रांजेस फॉर्म से। दैट्स क्लियर। तो हम लोग इसको पहले थ्योरली अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो आपने क्या सीखा कि लैग्रांजेस फॉर्म में कोई भी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। हम लोग उल्टा जाएंगे और हम लोग इसका सॉल्यूशन यू भी के फॉर्म में लाएंगे। दैट्स क्लियर। चलो लैग्रांजेस इक्वेशन को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालेंगे। दैट्स क्लियर। डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन फाई यू वी के फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में रहेगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यू वी के फंक्शन के रूप में रहेगा, ठीक। इसको बनाने का 4 स्टेप है। आप 4 स्टेप समझ लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लैग्रांजेस फॉर्म से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। दैट्स क्लियर। अब पहला क्या है वो समझो कि ये रूल कब लगाना है, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में रहेगा, तब जा कर के हमको ये 4 रूल लगाना है, 4 स्टेप कंप्लीट करना है और हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है आप लोग का कि जो भी मेरा इक्वेशन फर्स्ट हम माने होंगे जिसमें मेरा पी क्यू और आर रहेगा, उसका सहारा लेते हुए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। बहुत आसान सा फंडा है, क्या कि डी एक्स बटे पी इक्वल टू डी वाई बटे क्यू इक्वल टू डी जेड बटे आर। इसमें पी क्यू और आर का वैल्यू पुट करेंगे, यही मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। दैट्स क्लियर। पहले इतना तक हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद मैं आगे का स्टेप आपको बताऊंगा। तो यहाँ ध्यान दो, पहले तो कोई इक्वेशन लेने से पहले आप समझ लो कि लैग्रांजेस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। लैग्रांजेस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, ठीक। जहाँ पर पी क्यू और आर मेरा फंक्शन है एक्स वाई और जेड का, आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये स्मॉल p क्या है, ये स्मॉल q क्या है, और आप पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर को डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हो, कहीं पर तो मुझे डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है। ऐसा आप सोचोगे। अरे भाई समझो ध्यान से कि जब हम z को x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियली डेरिवेटिव, इसी को हम स्मॉल p कहते हैं। और जब हम z को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, इसको हम लोग स्मॉल q कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये स्मॉल p क्या है, डेल z बाय डेल x। तो यहाँ लिख दो ऑल्सो डेल z बाय डेल x इक्वल टू स्मॉल p एंड डेल z बाय डेल y इक्वल टू स्मॉल q। दैट्स क्लियर। अब यहाँ से हमको रूल लगाना है अपना। अब रूल लगाने के लिए पहला तो मैंने आपको स्टेप बताया कि हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। पहले हमको एक सवाल ले लेते हैं। अब वो जो सवाल ले रहे हैं वो आपका 2013 में पूछा गया सवाल है। क्या क्वेश्चन ध्यान से समझो। p प्लस ये स्मॉल p है 3q इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आपको ध्यान देना है कि पहले हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर होता है। तो p यहाँ p की जगह पे 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। तो इसमें अब हियर यहाँ पर p का वैल्यू 1 आ गया
एंड q का वैल्यू 3 आ गया एंड r का वैल्यू 5z प्लस 10 इंटू y माइनस 3x आ गया। डेट्स क्लियर। अब मेरा पहला स्टेप क्या था, हमको जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो इसको इधर रखो, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx बटे p इक्वल टू dy बटे q इक्वल टू dz बटे r। अब यहाँ पर p, q और r का वैल्यू लिखना होगा। p, q और r का वैल्यू ऊपर पे लिखा हुआ है, बस उसको यहाँ पर लिख लो। दैट्स क्लियर। अब उसके बाद आप सेकेंड स्टेप की तरफ आओ। अब सेकेंड स्टेप में समझना है कि इसको सॉल्व करने का, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरे पास 3 मेथड होगा। अब तीनों मेथड में आप किसका यूज करोगे, किस सवाल में किसका यूज करोगे, ये आपको समझना होगा। ठीक है, बस इतना सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड। पहला मेथड है ग्रुपिंग मेथड, सेकंड है आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन मेथड। अब यहाँ पर आप तीनों में से किस मेथड का यूज करोगे, पहली बात तो आपको समझना होगा तीनों मेथड है कौन कौन सा, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, मल्टीप्लायर्स का यूज कैसे करेंगे, कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 3 पार्ट्स दिया हुआ है, क्या इस तीनों पार्ट्स में किसी 2 पार्ट्स को इक्वल करने के बाद मेरा इंटीग्रेट हो जाए? अगर हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ले, हाँ ये मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ले रहे हैं हम लोग और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट था इंटू y, अब प्लस एक नया कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग कुछ भी कांस्टेंट मान लो, a मान लो, a1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप कांस्टेंट। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म को हम अकेला करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो y प्लस 3a को अकेला कर लेते हैं हम लोग। तो 3a बराबर x माइनस वाई कहो। ठीक, अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इससे माइनस का चिन्ह इधर ही भेज सकते हो। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। x माइनस वाई है इक्वल टू 3a इक्वल टू x माइनस वाई। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हो कि इससे माइनस का चिन्ह कॉमन लेके इधर भेज दिए, माइनस 3a, यहाँ आपका y माइनस x आ गया। इस माइनस 3a को आप a1 या a2 ऐसा कुछ मान सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर इसको हम कुछ नया टर्म a1 मान लेते हैं। आपको इस दोनों में जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हो, दोनों सही है आपका। तो यहाँ पर हम a1 को, यहाँ पर a1 मेरा कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म मेरा इक्वल हो चुका है, उसका वैल्यू आ चुका है x माइनस वाई। यही कांस्टेंट टर्म जो है मेरा u का वैल्यू होगा x माइनस वाई। यही आपका u और v में जो है u का वैल्यू आ चुका है। अब हमको v का वैल्यू निकालना है। और यहाँ देखो, यहाँ बटे 3 था, 3 को उधर भेजेंगे 3x हो जाएगा ना। हाँ, ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो मेरा एक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकल गया। फिर से हम फर्स्ट और सेकंड को लिए थे, अब किसी और 2 को इक्वल करके हमको सेकंड कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना, जिससे कि वो मेरा v का वैल्यू होगा और u और v निकल गया तो 5u का वैल्यू आ गया। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड ले लिए हैं, फर्स्ट थर्ड देखो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ पर 3x माइनस वाई है तो यहाँ पर भी 3x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस 3x होगा आपका। ठीक, ये सारा चीज़ सॉल्यूशन आपको सही से करना है। ठीक, चलो हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। अगेन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं dx बटे 1 इक्वल टू, एंड थर्ड पार्ट को dz बटे 5z प्लस 10 y माइनस 3x। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका तो बहुत आसानी से x हो गया, एंड अगेन इसका एक काम करो, 1/5 का 1/5 से डिवाइड कर दो और 5 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, अच्छा मैं बता रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ देखो y माइनस 3x है, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए थे y माइनस 3x का वैल्यू 3x माइनस वाई है। ठीक, यहाँ पर y माइनस 3x का
वैल्यू आप, मैंने कहा था आपको ऐसा आप कर सकते हो। तो y माइनस 3x का वैल्यू a2 आया हुआ है, तो हम लोग उसकी जगह पर a2 पुट कर देंगे। ठीक है, मैंने माना था एक नया कांस्टेंट टर्म, तो tan a2 बिकॉज a2 इक्वल टू y माइनस 3x। मेरा ये tan a2 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। 5z का डेरिवेटिव 5 होगा, एंड अगर यहाँ पे dz था ना, हाँ 5z का डेरिवेटिव 5 होगा। इसका मतलब इस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट ऊपर मिल रहा है, तो ये लॉग के रूप में इसका आंसर आएगा। तो लॉग आ रहे हैं पिताजी, tan a2 आ रहे हैं पिताजी। नेक्स्ट, अब 5 यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 5 को x की तरफ भेज दो, इधर 5x हो जाएगा। अगर ज़्यादा डाउट होता है ना, तो आप यहीं पर 5 को इधर भेज दिया करो, कोई डाउट ही नहीं होगा इस कांस्टेंट टर्म का। वरना क्या करना होगा आपको, फिर यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 को फिर आप अंदर भेजोगे, फिर उसको अलग नया टर्म कांस्टेंट टर्म मानोगे, थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। ये आप करना, जहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के पहले ही आप जो है कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड भेज देना है आपको। तो 5x इक्वल टू लॉग 5z प्लस tan a2 इंटू बी। अब हम लोग जानते हैं जब y इक्वल टू लॉग x है या log x इक्वल टू वाई, तो e पर पावर y इक्वल टू x होता है। मतलब जो अकेला टर्म है ना, उसको हम लोग पावर के रूप में लाते हैं। तो e पर पावर 5x इक्वल टू 5z प्लस tan a2 इंटू बी। तो b इक्वल टू क्या हो गया, e पर पावर 5x बटे 5z प्लस tan a2। हियर सॉल्यूशन इज 5u के फॉर्म में सॉल्यूशन निकलेगा। इसी को हम लोग v मान लेते हैं, v इक्वल टू ई पर पावर 5x बटे 5z प्लस tan a2। तो 5u भी इक्वल टू u का वैल्यू क्या निकला था, 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई एंड v का वैल्यू e पर पावर 5x बटे 5z में प्लस tan a2। यही आपका वैल्यू निकला 5u का। चलो